नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीईएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के सामान्य ज्ञान भाग का सुपरहिट फास्ट रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने इसमें शामिल किया है लर्नर के रूप में, जिससे कि आपके समय को आपके मतलब कम से कम समय में आपकी तैयारी को धार दी जा सके। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से, तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जहाँ पर प्रश्नों का संकलन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखे गए। तो आप वहाँ के माध्यम से जाके एमसीक्यू के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा सुझाव मेरा आपको रहेगा। देखिए, इसमें जो फैक्ट्स हैं वन लाइनर के प्रारूप में फैक्ट्स हैं, तो किसी फैक्ट्स में अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और जानकारी की जरूरत है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं या आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है श्री देव व्योमेश्वर मंदिर, जो कि अभी हाल ही में काफी चर्चा में था। तो श्री देव व्योमेश्वर मंदिर जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक पंचायतन शैली का प्रमुख मंदिर है। पंचायतन जो मंदिर शैली होती है, इसमें क्या होता है कि मंदिर की रचना की एक पंचायतन जो है मंदिर रचना की एक शैली है, जिसके 4 कोनों में सहायक मंदिर और मुख्य मंदिर बीच में होता है। यानी जो मुख्य मंदिर होता है वो बीच में होता है और उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर होते हैं। इस तरीके से कुल 5 मंदिर हो जाते हैं और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है पंचायतन मंदिर शैली। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य से ही विजय होती है। कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है कौन सी नदी? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में की जो दलदली भूमि है वहां पर लुप्त हो जाती है। भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू किया गया था? तो भारत में संपदा कर पहली बार लागू किया गया था 1957 यानी 1957 में। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया था। पीएम किसान योजना काफी चर्चा में रहती है और इसके विषय में आपको जानना भी चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि पीएम किसान योजना, पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यानी जो पीएम किसान योजना है, इसमें टोटल 100% जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और ये योजना 1 दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत सभी किसानों के परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष आय की सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड जो है इसका सीधे अभ्यर्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां भी बनाई गई हैं। एंड देखिए यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है 9506543831। ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है या अपनी क्वेरी जो है हमारे इसी नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वानिकी को मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? कृषि वानिकी, शहरी वानिकी और ग्रामीण वानिकी। वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन द्वारा 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था। यानी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब इसका डिसीजन लिया गया था? 1971 में लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? तो इसका निर्णय जो लिया गया था वो यूरोपीय कृषि संगठन द्वारा लिया गया था। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो यह है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की हम बात करें तो ये हो जाता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर है कि राज्य में कुल कितनी जमीन है, उसमें से कितने प्रतिशत भूमि पर जो है वन क्षेत्र है। तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कुछ यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद दे दिए गए, जैसे अनुच्छेद 14 वित्त के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में वित्त के समझ समता है। समता मतलब समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है यहाँ पर। एंड अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है या इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन हमें मिलता है।
तो अनुच्छेद 16। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, इसलिए आपको इसको रटना ही पड़ेगा मुझे लगता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। कौन कौन से? तो पहली अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। यानी कौन कौन से अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है आपातकाल से? 352, 356 और 360। प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं जिन्हें पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु संकलित किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली, अनुसूचियां, साक्षात्कार आदि। जबकि द्वितीयक समंक वे हैं, समंक का मतलब यहाँ देखिए डेटा है, यानी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो द्वितीयक समंक वे हैं, यानी सेकेंडरी डेटा वह है जो पहले से ही अस्तित्व में और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं। और ये एक डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन किसने दिया था? MS ब्लेयर ने। अगला पॉइंट, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर केवल अंशों का है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए प्राथमिक हैं वही दूसरे पक्ष के लिए द्वितीयक हो जाते हैं। तो ये डेटा संबंधित प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा संबंधित डेफिनेशन H. क्राइस्ट की है। प्राथमिक समंकों में मौलिकता होती है क्योंकि वे अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, जबकि जो द्वितीयक समंक हैं उनमें मौलिकता का अभाव होता है। प्राथमिक समंकों यानी प्राथमिक डेटा के प्रयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि द्वितीयक जो सेकेंडरी डेटा है उसको प्रयोग में लाते समय अत्यधिक सावधानी आवश्यक होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी अन्य के द्वारा एकत्रित किए होते हैं, जिस कारण उनकी सत्यता की जांच के बिना प्रयोग में लाना हानिकारक हो सकता है। यानी जो आपका डेटा है, जो आप स्वयं कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो विश्वसनीय होगा, लेकिन अगर आप कोई डेटा सेकेंडरी सोर्स से ले रहे हैं तो उसको यूज में लाने से पहले ये एक जिम्मेदारी हो जाती है रिसर्चर की, वो पहले चेक कर ले कि जो भी वो डेटा अपने साथ लेने जा रहे हैं वो सत्य है भी या गलत है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल द्वारा किया गया था 1970 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था सरलीकृत कार्यविधि के जरिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है कि सरलीकृत कार्यविधि के जरिए आकस्मिक व्ययों एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित व्ययों की पूर्ति के अलावा किसानों को अपनी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय पर पर्याप्त ऋण देना, जिससे आवश्यक होने पर उधारकर्ता ऋण ले सके। अगला पॉइंट किसान क्रेडिट कार्ड से ही संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से वह फसल नष्ट होने पर उसको मुआवजा भी दिया जाता है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो सभी किसान, चाहे वो व्यक्तित्व किसान हो या संयुक्त किसान हो, उधारकर्ता जो स्वयं खेती कर रहे हैं उन सबके लिए जो है सभी जो किसान इसके लिए पात्र हैं। और काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी इसके अंतर्गत जो है योग्य हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूह अथवा काश्तकार किसान, बटाईदार आदि सहित किसानों को संयुक्त देयता समूह जो इसके अंतर्गत आते हैं। और ब्याज दर की अगर बात करें इसमें तो 3 लाख रुपए तक इसमें 7% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। 3 लाख रुपए से अधिक अगर हो जाता है तो जैसा कि समय समय पर प्रयोग है ब्याज सहायता, उस तरीके से इसमें ब्याज लगती है। और 3 लाख रुपए तक की राशि की समय पर चुकौती करने वाले उधारकर्ताओं को 3% की जो है इसमें छूट भी दी जाती है। ये ब्याज सहायता क्या है कि अगर 3 लाख तक का ब्याज लिया है तो अगर इसमें जो समय निर्धारित किया गया है उसके बाद अगर पेमेंट आप जमा करते हैं, भरपाई करते हो तो 7% लगेगा, लेकिन अगर समय से पहले आप चुकता कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको जो है 3% ही ब्याज देना होगा। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है। जबकि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये पहले भी हम लोग ले चुके हैं डेटा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1976 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया? तो इसके अंतर्गत जो सामाजिक वानिकी है इसके अंतर्गत किस तरह के वन शामिल किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत जैसे ईंधन है, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको सामाजिक वानिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत में सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें सूत्र संख्या 12 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यक्रम थे। कौन कौन से कार्यक्रम थे? बंजर भूमि में मिश्रित बागान लगाना,
नष्ट हुए वनों में पुनः वनारोपण करना और सुरक्षा पेटियां बनाना। परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने की प्रणाली को हम नेट मीटरिंग के नाम से जानते हैं। नेट मीटरिंग एक तरह से बिलिंग सिस्टम है जो सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न बिजली मापता है, साथ ही सोलर प्लांट से ग्रिड में जाने वाली और घर में खपत होने वाली बिजली का भी हिसाब रखता है। नेट मीटरिंग के लिए सोलर सिस्टम के साथ एक मीटर लगाया जाता है जिसे बिजली कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक, जिसे आप लोग जानते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय है। वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार और भारत में पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण निर्दिष्ट करता है संविभाग संगठन को। भारत की प्रथम जनगणना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? मेयो थे। और आंशिक जनगणना यदि 1872 में हुई थी, उससे संबंधित है फैक्ट। भारत की प्रथम नियमित और संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। देखिए, जो पहली भारत की जनगणना हुई थी वो आंशिक थी और 1872 में की गई, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? मेयो थे। ठीक है, जबकि भारत की जो प्रथम नियमित और संपूर्ण जनसंख्या हुई थी वो 1881 में हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल रिपन थे। तो जब भी अगर ये पूछा जाता तो यानी पहले गवर्नर जनरल भारत की प्रथम जनगणना के समय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये किस जनसंख्या की बात की जा रही है। आंशिक जनगणना जो 1872 में हुई थी उसकी की जा रही है या संपूर्ण जनगणना की बात की जा रही है जो 1881 में की गई थी। अगर 1872 वाली बात की जा रही है तो मेयो थे और अगर 1881 की जनगणना की बात की जा रही है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? रिपन थे। तो थोड़ा सावधानी रखना इस प्रश्न के लिए। 1951 में हुई 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या 14 थी। आजादी से पूर्व की जनगणना वर्ष कौन कौन थे? तो ये थे 1872 जो कि आंशिक थी, उसके बाद 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941। 1911 से 1921 की मध्य जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय एक स्पेनिश फ्लू महामारी फैली हुई थी जिसके कारण जो है हमें जनगणना में गिरावट देखने को मिली थी। भारत में कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना काल का है। तैराकी जगत की विशिष्ट प्रतिभा जिसे स्वर्ण परी के नाम से कहा जाता है शिखा टंडन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था बारडोली आंदोलन के दौरान। बारडोली की महिलाओं ने बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ, एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए, जो ये बारडोली सत्याग्रह था वो 1928 में हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान बारडोली की जो महिलाएं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली आंदोलन का कारण क्या था? तो 1998 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी और उसी का विरोध करने के लिए बारडोली आंदोलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एंड चचाई जल प्रपात रीवा जिला में बिहार नदी पर स्थित है। एंड बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा क्या था? कंथक था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें या पत्रिकाएं, वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने शामिल किया हुआ है। बहिष्कृत भारत साप्ताहिक था, जनता साप्ताहिक था यानी पत्रिका ये। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या उद्भव और समाधान, राणा डे, गांधी और जिन्ना, भारत में लव कुश और उसके उपचार। एक कामर दूसरे कामर के बीच जो है वो एक पूरी पुस्तक है। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये कुछ पुस्तकें हमने यहाँ पे शामिल की जो एग्जाम में पूछी गई या पूछे जाने की जिनकी संभावना है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला को C राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। एंड अगला पॉइंट है, सभी द्रविड़ भाषा परिवारों की जननी माना जाता है तमिल भाषा को और भारत की प्रतिनिधि संस्थाएं भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें
अगर किसी फैक्ट्स में लगता है कि आपके पास जानकारी कम है और उसे आपको और देख लेना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं उससे संबंधित फैक्ट्स को शामिल करूं। एंड आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। और अगर एमसीक्यू के माध्यम से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जीके पार्ट की प्रैक्टिस करके और बेहतरीन अपनी तैयारी को मतलब अपनी तैयारी को और अच्छे से आप धार देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सार्थक क्लास ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से जा करके वहाँ से जो टेस्ट सीरीज है मल्टीपल वैलिडिटी में उसको आप अवेल कर सकते हो। और के माध्यम से जो भी आप जो है बेहतरीन प्रश्नों का वहाँ पे संकलन है एमसीक्यू के रूप में, उसे आप जो है बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।